राम राम मित्रों, लोग कह रहे हैं कि इस बार पप्पू पास हो गया है, यानी कि राहुल गांधी आई मीन टू से कांग्रेस से इस बार पास हो गया। 99 सीट पाके पास हुई है। वहीं 240 सीट पाने वाले नरेंद्र मोदी जो है फेल हो गए हैं, ऐसा कहना है लोगों का। ऐसा ही जश्न मना रहे हैं टीम इंडिया के लोग कि इस बार हम पास हो गए, हम जीत गए, जनता ने जनादेश दिया हमारे पक्ष में। और ये निष्कर्ष मतलब ये अजब गजब आखिरी में इस ये देश में ही निकला हो सकता है कि 99 कि सीट पाने वाला 240 सीट पाने वाले को ये कहे कि जनादेश उसके पक्ष में है, न कि 240 सीट पाने वाले के पक्ष में है। और पप्पू पास का नारा लगे इस देश में। लिटरली मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं मानता हूँ, मैं गुड आपको इवनिंग टू सीरियसली एवरीबॉडी। बता रहा हूँ। राहुल गांधी को मैं एक नमस्कार। सजग और एक विचारशील मैं सभी युवक हमारे समझता हूँ, जो आने वाले भारत के भविष्य हो गठबंधन सकते के हैं। आने वाले लीडर्स है, समय में भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। उनके अंदर वो संभावनाएं हैं और वो गुण भी हैं। बस मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि राहुल गांधी के आसपास जो सत्ता लोभी भेड़िए हैं, उनसे वो बचें, और वो लगातार उनसे नहीं बच पा रहे हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो मैंने राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था कि आप आने वाले कुछ वर्षों तक, 5 साल 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ देश की जनता से जुड़िए, सत्ता का लोभ मत दिखाइए। क्योंकि अभी वक्त भाजपा का है, अभी वक्त नरेंद्र मोदी का है, और उसमें सेंधमारी कर पाना बेहद ही कठिन है। लेकिन उन सत्ता लोभी भेड़ियों के चलते फिर से राहुल गांधी ने संभवतः सत्ता पाने का प्रयास किया, और इस आधी अधूरी जीत को, या यूँ कहें कि इस थोड़ी सी छोटी हार को भी वो जीत समझने की भूल कर रहे हैं, और पप्पू पास हो गया का नारा लग रहा है। तो मित्रों, अंदर खाने की एक मैं बात बताऊं तो अंदर खाने की बात ये है कि अंदर खाने पूरा समूचे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं। समूचे विपक्ष ने मिलकर ये निर्णय लिया कि धर्म के नाम पे हम टीम मोदी से नहीं लड़ सकते हैं, कि क्योंकि टीम मोदी ने धर्म के नाम पे जो हिंदुओं में एकजुटता कायम कर रखी है, उसका कोई काट धर्म के नाम पे नहीं है। ढेर सारे मंदिरों में इन लोगों ने भी देखा होगा, इन लोगों ने दौड़ा किया, और सब लोग जो है हिंदू भक्त बनने की कोशिश की है। लगभग सारे विपक्ष को नेताओं को आपने देखा होगा मंदिर दौड़ते हुए। लेकिन ये जादू इनका नहीं चला, क्योंकि ये जो क्षेत्र था, इसको नरेंद्र मोदी पहले से ही कह सकते हैं कब्जा करके बैठे थे। यानी वो हिंदुओं में साबित कर चुके थे कि हिंदुओं के तरफ अगर कोई खड़ा है ईमानदारी से तो वो नरेंद्र मोदी है। तो इन सारे विपक्ष ने मिलकर यह सोचा कि ये धर्म के नाम पे हिंदुओं में जो एकजुटता है, इसको कैसे तोड़ा जाए, फिर से कैसे तोड़ा जाए। जैसे पिछले 2-3 दशकों में इस देश में चला है कि जाति के नाम पे ही पूरी राजनीति जो है केंद्रित रही है, और जाति के नाम पे ही सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं, चाहे वो केंद्र की रही हों, चाहे वो राज्यों की रही हों। फिर से उसी फार्मूले पर काम किया है इस इंडिया गठबंधन ने या राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने, या जो लोग भी इनके सहयोगी रहे हैं। इन्होंने एक फार्मूला बनाया कि आखिर जो धर्म के नाम पे हिंदुओं में एकजुटता हुई है, उसको कैसे तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने 2-3 चीज़ें निकाली। एक तो कि जो नारा था नरेंद्र मोदी का, आपकी बात 400 पार, एक स्वाभाविक सा नारा था, आपकी बात 400 पार। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा बड़े विज़न को लेके चलते हैं, होना भी चाहिए। आप बड़ा टारगेट सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं अचीव कर ही जाएंगे आप। तो नरेंद्र मोदी ने भी संभवतः आपकी बात 400 पार का नारा इसीलिए सेट किया होगा कि कम से कम 300 पार तो हो ही जाएंगे। और विपक्ष ने 400 पार नारे को कैसे जोड़ दिया, देखिए इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है कि 400 पार इस बार सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। एक मुद्दा उनको ये मिल गया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि ये आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, जो जाति के आधार पे आरक्षण है, क्योंकि इस जातिगत आरक्षण ने उन आरक्षित जातियों को इतना पंगु बना दिया है, मैं कहूँगा इतना उनको विकलांग बना दिया है उस आरक्षण के लिए, कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए आमादा। उससे वो किसी हाल में इस मुफ्त के आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सबल हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, सब के सब जो भी आरक्षित जातियों के हैं, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो कुछ भी हो, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो इन 2 मुद्दों को लेके ये इंडिया गठबंधन चला, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जो हिंदू
सदियों बाद धर्म के नाम पे थोड़े से एकजुट हुए थे, उनको खंडित करने में ये कामयाबी पाई है इंडिया गठबंधन ने, और यही है उनकी कुल सफलता। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरिट की सफलता नहीं है, ये तोड़ने की सफलता। एक तरफ नरेंद्र मोदी का नारा अखंड भारत को लेकर है, एक तरफ उनका स्वप्न अखंड भारत को लेकर है, एक तरफ वो बार बार सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत की बात करते हैं। वही इंडिया गठबंधन ने जो फार्मूला अपनाया वो खंड खंड भारत का है। वो फिर से एक बार हिंदुओं में जो थोड़ी सी एकजुटता आई थी किन्हीं कारणों से, उसको खंडित करने का प्रयास इन्होंने किया है, और उसमें आंशिक रूप से ये सफल भी रहे हैं। और उसी का परिणाम है ये कि वो 52 से 99 पे पहुंच गए, और एक जो विपक्ष का पूरा गठबंधन है वो ठीक ठाक लड़ाई में आ गया है। तो मित्रों, कुल कहने का मतलब मेरा ये है, मेरा ये संबोधन राहुल गांधी के लिए स्पेशली है, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ। और सारे के सारे पहले से ही जातिवादी हैं, जातिवादी है, परिवारवादी है, इसके अतिरिक्त तो उनका कोई मिशन और विज़न नहीं है। अपने परिवार के लोगों को सांसद विधायक बना देना, अपने जाति के लोगों को सांसद विधायक बना देना, उन्हें लाभ पहुंचाना, उन्हें मजबूत कर देना, इसके अलावा इनका कोई मिशन विज़न नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एज ए नेशनल लीडर, कांग्रेस के कर्ता धर्ता होने के नाते राहुल गांधी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उन्हें अखंड भारत का विज़न लेके चलना होगा, न कि खंड खंड भारत का। जाति आरक्षण एक मुद्दा राहुल गांधी का रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ कि जाति आरक्षण का क्या उद्देश्य है आपका? आप क्या साबित करना चाहते हैं जाति आरक्षण के नाम पे? अगर जाति का आरक्षण होगा तो मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ कि आप किस जाति में लिखे जाएंगे? आपका जो फॉर्म भरा जाएगा जाति आरक्षण का, उसमें आप अपनी जाति वाले कॉलम में क्या भरेंगे? है पता आपको? शायद राहुल गांधी न भर पाएँ कि वो किस जाति के हैं, वो तो धर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर जाति आरक्षण जैसे छोटे से मुद्दे संविधान को बदल देंगे, संविधान को कैसे कोई बदल देगा? और रही बात संविधान में संशोधन की, तो संशोधन तो हमेशा से होते रहे, दुनिया भर के संविधानों में संशोधन होते रहेंगे और होना भी चाहिए। भारत के संविधान में भी अनेकों कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। तो संविधान बदल देंगे का क्या मतलब है? और ऐसे ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसी ऐसी जातियां इस देश में हैं कि एक जाति के लोग हैं जो ये समझते हैं कि संविधान की रचना उनकी जाति के किसी महापुरुष ने करी है, इसलिए संविधान की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। और उस महापुरुष ने जो संदेश दिया है लोगों को कि वो कैसे रहें, कैसे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, उस संदेश को कभी नहीं सुना है इन जातियों ने। लेकिन वो उनकी लिखी उस किताब के ठेकेदार ज़रूर बने बैठे हुए हैं जगह जगह। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैं ये कहूँगा कि असल में ये इस जीत का कोई मायने नहीं है, ये जीत का, इस हार का कोई मायने नहीं है। जनता ने एक बार फिर जनादेश नरेंद्र मोदी को ही दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के डेट में मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी धर्म जाति का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का भी गुलाम नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ और मैं किसी भी कीमत पे अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन किया। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि अगर ईमानदारी से देखा जाए, मैं किसी के पक्ष का नहीं हूँ, न इधर का हूँ न उधर का हूँ, न कांग्रेसी हूँ न भाजपाई हूँ, न कोई हूँ, न सपाई हूँ, न कोई पाई नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ भारत का, और जिसका स्वप्न सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है, भारत के लोकतंत्र के लिए है, इस दुनिया के लिए है कि सनातन संस्कृति के नेतृत्व में, जहाँ तक मेरा मानना है कि सनातन संस्कृति और सभ्यता इस दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति और सभ्यता है, और इसके नेतृत्व में दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुनिया में सुख शांति और समृद्धि कायम हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति के दिशा निर्देशों, इसके आदर्शों पर चल के ही प्राप्त की जा सकती है। तो मेरा कुल यही स्वप्न है, मैं भारत के लोकतंत्र के साथ हूँ। और मैं यही कहूँगा अंत में कि इस देश में आज के दिन में जितने भी राजनेता हैं, नरेंद्र मोदी में तमाम कमियां हैं, मैं भी मानता हूँ उन कमियों की, मैं लगातार आलोचना भी करता रहता हूँ अगर आप मेरी वीडियो देखें तो। और यहाँ तक कि तमाम भाजपाई हैं जो मुझे भाजपा विरोधी समझते हैं इसी चीज़ को लेके, तो मैं किसी के पक्ष का नहीं हूँ। मैं जो है एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। एज ए स्वतंत्र नागरिक
मेरा जो कुल मानना है कि आज के डेट में अगर इस पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो अगर मेरिट के नाम पे किसी के पास वोट है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है, और किसी के पास भी मेरिट का एक वोट नहीं है। उनसे जाति को हटा दीजिए, उनसे धर्म को हटा दीजिए, उनसे कुछ कुछ जाति विशेष या वर्ग विशेष के लाभ से संबंधित मुद्दों को हटा दीजिए तो उनके पास एक वोट नहीं है। कि नरेंद्र मोदी के पास मेरिट पे वोट है, करोड़ों की संख्या पे मेरिट पे वोट है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जनादेश फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही है। थोड़ा सा कम हो गया है इस इस प्रयास के चलते, गलत आरोपों के चलते कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदल लेना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जाति आरक्षण छीन लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो राहुल गांधी लेके चले। और ये राहुल गांधी की आंशिक सफलता कहिए या विफलता कहिए, जो भी कहिए, मैं इसे सफलता नहीं कहूँगा। इस तरह के मुद्दों पे देश की राजनीति नहीं करी जा सकती। ये देश को खंड खंड करने वाली राजनीति है। जब भी देश की राजनीति में किसी को समर्थन मिलना चाहिए तो वो अखंड भारत के नाम पे समर्थन मिलना चाहिए, अखंड विश्व के नाम पे समर्थन मिलना चाहिए। तो कुल मिला के ये जनादेश मेरे हिसाब से फिर से भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। और एनडीए गठबंधन को अगर ले लिया जाए जो प्री पोल अलायंस था तो सीधा सीधा वो बहुमत में है। तो फिर काहे का ये जश्न कि जनता ने नकार दिया इनको। अरे दो ही गठबंधन थे, एक एनडीए गठबंधन था, एक इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन 292 प्लस है और इंडिया गठबंधन 230-32 के आसपास है। तो बहुमत किसके पक्ष में है? सीधी सी बात है, एनडीए गठबंधन के। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और तमाम मुद्दे इस चुनाव में मुझे मिले हैं, उन सारे मुद्दों पे एक एक करके मैं बात करता रहूँगा कि अयोध्या में हार के क्या मायने, अखिलेश यादव की जीत के क्या मायने। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे मैं लगातार आपसे संपर्क में रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा और आपसे बातचीत करता रहूँगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।